नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। चलो, आज की क्लास में इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाने को मैंने बोला था। बिना टाइम खराब किए हुए सीधा हेडिंग डालो। पृथ्वी के आंतरिक भाग। हेडिंग डालो, पृथ्वी के आंतरिक भाग। ओके, चलो। क्लास ठीक चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? सबसे पहले एक बात हमें समझनी होगी कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बार अगर हम बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तो ध्यान से समझना। आंतरिक संरचना जो है वो हमें पहली बात तो दिखाई नहीं देती। आंतरिक संरचना की अगर मैं बात करूंगा तो आंतरिक संरचना हमें दिखाई नहीं देती। तो आंतरिक संरचना से संबंधित जो जानकारियां हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, ये किस पर निर्भर करती हैं? तो आपका आंसर होगा विभिन्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। ओके, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या है? इससे संबंधित जो जानकारी है उसके स्रोत क्या है ना? तो इन स्रोत की अगर मैं बात करूंगा तो इन स्रोतों को डिवाइड कर दिया जाता है टू पार्ट्स में। ओके, टू पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं नेचुरल। यानी एक तो होते हैं कृत्रिम स्रोत जिनको हम कैलकुलेशन के बेस पर मान लेते हैं, और एक होते हैं सर प्राकृतिक स्रोत। अब इसमें क्या क्या आता है? अगर मैं बात करूंगा कृत्रिम स्रोत की तो इसमें आ जाता है सबसे पहले जैसे आता है डेंसिटी, नेक्स्ट आता है इसी में टेम्परेचर, नेक्स्ट आता है इसी में प्रेशर, है ना? एक तो आता है इसी में घनत्व, एक आता है इसी में ताप, एक आता है इसी में दाब। राइट? इधर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? तो इधर भी 3 पॉइंट आते हैं। एक तो आएगा इसमें भूकंप या भूकंपीय तरंग, एक आएगा ज्वालामुखी, और एक होगा इसके बाद उल्का पिंड। फाइनली हमें करना क्या है? एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करना है कि आखिरकार ये कैसे जानकारी दे सकते हैं किसी भी भूकंप से, सॉरी, किसी आंतरिक संरचना से संबंधित। ओके, नोट करो जल्दी से। फर्स्ट हेडिंग डालो डेंसिटी। सबसे पहले बात करते हैं घनत्व के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट होगा सर घनत्व होता क्या है? घनत्व की अगर मैं बात करूंगा, घनत्व होता क्या है? घनत्व का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। घनत्व का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सर्टेन एरिया। राइट? मतलब कि घनत्व का मतलब होगा सर निश्चित क्षेत्र में उपस्थित निश्चित क्षेत्र में उपस्थित कणों की संख्या। कणों की संख्या जो होगी इसी को क्या कहा जाएगा? घनत्व कहा जाएगा। मतलब मान लिया हमने ये एक क्यूब ले लिया, ठीक है?
ये जो हमने एक क्यूब ले लिया, एक घन ले लिया, तो इसमें उपस्थित कण कितने हैं? अब सिंपल सी बात है, कण जितने ज्यादा होंगे वो मैटर उतना ही सॉलिड होगा। होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। तो डेंसिटी के बेस पर सबसे पहली बात, इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यूनिट ली जाती है यहां पे। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूंगा सॉलिड की, तो सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की थोड़ी सी कम होती है, और गैस की बहुत ही कम होती है। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी का मैंने दिखाया हुआ है यहां पे। बात बराबर है? अगला पॉइंट आ जाता है यही, अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा डेंसिटी की, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। पृथ्वी के केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पे होता क्या है, जो सरफेस है, सतह है ना? अगर हम बात करेंगे सतह की या सरफेस की, तो सरफेस की डेंसिटी कितनी है? सरफेस की डेंसिटी होती है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। राइट? कितनी होती है? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। वहीं अगर मैं बात करूंगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है। गहराई बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब इस बात का यह, गहराई बढ़ेगी घनत्व बढ़ेगा, इसका मतलब सॉलिड मटेरियल बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूंगा सेंटर की, पृथ्वी के केंद्र की, अगर मैं केंद्र की बात करूंगा, तो केंद्र पर घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा होता है ना? मैक्सिमम यहां पर डेंसिटी होती है। यहां पर जो घनत्व होता है, घनत्व सर्वाधिक होता है। यहां घनत्व कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। यहां घनत्व कैसा होता है सर? सर्वाधिक होता है। और जब यहां घनत्व सर्वाधिक होगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या मिलेंगी? यहां पर फिर हैवी मेटल्स मिलेंगी। हैवी मेटल्स आर फाउंड। यहां पर क्या मिलती है सर? यहां पर भारी धातुएं मिलती हैं। यहां पर क्या होता है सर? भारी धातुएं मिलती है। और कौन कौन सी? एक निकिल और एक कौन सी? फेरस। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो कहां पर मिलती है, तो आंसर होगा सेंटर पे। और ये कितनी है? तो ये है लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। लेकिन कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व कितना है? तो तब आपका आंसर होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, सरफेस का कितना होता है, अधिकतम कितना होता है, और औसत घनत्व कितना होता है। वैभव का कमेंट है सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी। बेटे पहले स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना? इंटरेस्ट आपका है या नहीं है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले जो आपने ज्योग्राफी की स्पेलिंग लिख रखी है, वो स्पेलिंग ये नहीं होती है। ठीक है? तो पहले आप स्पेलिंग सीखो, उसके बाद में समझ आएगा। और हर चीज आसान होती है ना, उसमें हमारा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही होता है। और हर चीज अगर मैं इंटरेस्ट अगर बन जाए ना, तो फिर सिलेक्शन ले ही लेगा। आज की दुनिया में सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है। और अगर ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके। मेरे को क्या ठंडे इस बात से। या आपने ऐसा कौन सा गोल अचीव कर लिया है जो सेलिब्रिटी हो आपके, अगर आपने आज कह दिया कि मेरा आज इंटरेस्ट नहीं है ज्योग्राफी में, तो भाई साहब भूचाल आ जाएगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट बंद हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना बंद हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, है ना? तो आप अपने सजेशन को अपनी जेब में डालो, चुपचाप से मुंह बंद करके पढ़ाई करते रहो। हो गया जी? अच्छा, ये चीजें उसकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगी जिस स्टूडेंट ने एकेडमिक लेवल पे थोड़ा बहुत भी, एक होता है ना रत्ती मात्र भी, अगर किसी ने फिजिक्स को पढ़ा होगा, तो उसके लिए तो बिल्कुल दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है?
अब आ जाओ सर, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर जो है। टेम्परेचर के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो तापमान होता है, तापमान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर, तापमान जो होता है अगर गहराई बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। अगर गहराई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा। और यह भी कहा गया कि अगर हम 32 मीटर की गहराई में पहुंच जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाता है। लेकिन कंडीशन होगी, यहां पे आप एक पॉइंट लिखोगे, बट नॉट इंक्रीज यूनिफॉर्मली, है ना। यानी कि निरंतर नहीं बढ़ता है। जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ जाता है, आंसर होगा टेम्परेचर जो है वो लगातार नहीं बढ़ता है। फिर टेम्परेचर कहां बढ़ेगा सर? टेम्परेचर जो बढ़ता है ये दो कंडीशन में बढ़ता है। पहली कंडीशन कि इंटीरियर पार्ट में रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की परत हो वहां पे, या फिर ऐसा हो कि वहां पे चट्टान टूटने से ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो। ऊर्जा बन रही हो। इन्होंने कहा दो ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। क्लियर है? अब पूछा गया कि ऐसा कहां कहां हो रहा है फिर पूरे आंतरिक भाग में। तो इन्होंने कहा एक तो हो रहा है 100 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में। और कहां हो रहा है? तो इन्होंने कहा 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर के रीजन में। दो जगह ऐसा हो रहा है। इस वाले भाग को तो कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर। हिंदी में क्या बोलोगे आप? दुर्बलता मंडल। और जो ये वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोर या केंद्र। तो दो जगह टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। अब मैंने कहा कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, दोनों जगह मैग्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैग्मा मिलेगा, क्योंकि चट्टान पिघल जाएंगी। और चट्टान पिघल कर ही क्या बन जाती है? तो आंसर होगा आपका मैग्मा बन जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर मैग्मा मिलता है। नोट कर दो ये पूरा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी सब कुशल मंगल, मस्त एकदम, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करो, नोट करो, एक सेकंड में जैकेट पहन लो। हाँ जी। सेंटर पे जो डेंसिटी है वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये 3 लिखा हुआ था। हो गया?
थर्ड पॉइंट है यहां पे प्रेशर। प्रेशर या इसी को कहा जाएगा दाब। इंटीरियर पार्ट जो है ना, लिख रहा हूं मैं। अगर मैं इंटीरियर पार्ट की आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे आंतरिक भाग की बात करता हूं, तो सर आंतरिक भाग कैसा है, ओपन है या क्लोज है? तो ये आंतरिक भाग होता है बंद, पूरी तरह से क्लोज है। आंतरिक भाग कैसा है सर? पूरी तरह से क्लोज है। तो जब आंतरिक भाग पूरी तरह से क्लोज है, तो सर एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लोज है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा। और ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि टेम्परेचर ज्यादा कहां पर मिलता है? सेंटर पे। टेम्परेचर ज्यादा कहां पर मिलता है? सेंटर पे। और प्रेशर ज्यादा कहां पर मिलेगा फिर? तो आपका आंसर होगा सेंटर पे, है ना। मैं लिख देता हूं इस बात को, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कमेंट करो सेंटर, ये वाला सेंटेंस समझ आया नहीं आया? मैं लिख देता हूं उच्च ताप के कारण, उच्च ताप के कारण केंद्र पर दाब भी अधिक प्राप्त होता है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, भूकंपी तरंग। भूकंपी तरंग, ठीक है। जो ये अर्थक्वेक वेव होती है, ये कब प्रोड्यूस होती है? सिंपल सी बात है सर, अर्थक्वेक के टाइम, ड्यूरिंग अर्थक्वेक। यानी कि जो भूकंपीय तरंग होती है, भूकंपीय तरंग भूकंप के समय बनती है। कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, कोई जरूरत नहीं है यहां पे डिस्कस करने की, क्योंकि हम भूकंप वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके। इनकी एक खासियत होती है, अगर मैं बात करूंगा इनकी स्पीड की। हेलो। हाँ, मैं क्लास में लाइव हूँ, बाद में करता हूँ। 6 से 8 फ्री हूँ, और उसमें भी क्या नाम है, वो काम करना है कंटेंट का।
ठीक है चलो। स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके से बात कर सकते हैं हम यहां। ठीक है, एक हाई और एक लो। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी? सॉलिड में होगी। सबसे कम कहां होगी? जैसे जैसे सॉलिड से मीडियम चेंज होता जाएगा, डेंसिटी कम होती चली जाएगी, लिक्विड मीडियम की तरफ जाओगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, सॉलिड में अधिकतम होती है और लिक्विड में कम होती है। तो इसके आधार पर क्या किया जा सकता है? सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा जानकारी इसी के आधार पर प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होती है, स्पीड को सिस्मोग्राफ से क्या कर लिया जाता है? स्पीड को मेजर कर लिया जाता है। तो याद रखना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित जानकारी देने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए कि जानकारी देने का जो मुख्य स्रोत है वो है सर भूकंपीय तरंग। ओके। वहीं अगर मैं बात करूंगा वॉल्केनिज्म की, अगर मैं बात करता हूं आपसे ज्वालामुखी क्रिया की, ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, तो ध्यान से समझना। ज्वालामुखी क्रिया में मैग्मा इजेक्ट होता है। इसमें क्या होता है सर? मैग्मा बाहर निकलता है। और जो ये मैग्मा बाहर निकलता है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स या खनिज की जानकारी मिलती है। नोट करो इसको। नोट करो। ये बेसिक पॉइंट हैं जिनके बारे मतलब जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित जानकारी देंगे। हो गया? लास्ट हेडिंग डालो मैटियोर्स। इनको उल्का कहा जाता है। एक लाइन लिख रहा हूं मैं यहां पे, उल्का पढ़ोगे आप सोलर सिस्टम में। मैटियोर्स में क्या होता है? अगर हम मैटियोर्स की बात करेंगे, मैटियोर्स में क्या होता है सर? इससे जानकारी मिलती है इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो आपका आंसर होगा पृथ्वी की। इससे जानकारी मिलती है पृथ्वी के संगठन, पृथ्वी के संगठन के बारे में। अब तक मैंने जो बताया आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर नहीं आया है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां से आपको 3 क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
खुशी, आप क्या कहना चाह रहे हो कि 3 से 4 तक क्लास होनी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हो? क्लास मैंने अभी छोड़ी तो है नहीं, मैं तो क्लास कंटिन्यू करा रहा हूँ। क्या दिक्कत हो रही है आपको? बताना जरा अपनी परेशानी को, क्या कमेंट किया आपने अभी? अब तक मैंने जो बताया है उसमें 2 से 3 चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। पहली जानकारी तो आपको यह होनी चाहिए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित, पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित जानकारी देने का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? जानकारी देने का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है उसे कहा जाता है क्या? भूकंपीय तरंग। वहीं अगर आपसे यह पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 है, सबसे ज्यादा कहां मिलता है? सेंटर पे मिलता है। और सबसे कम कहां पे मिलता है? तो आंसर होगा सबसे कम मिलता है सरफेस पर। बात बराबर है? बस इतना सा ध्यान रखो, हो जाएगा। ओके, चलिए जी। मैं डीयू से ज्योग्राफी हूं सर, इतना अच्छा तो कॉलेज में भी। कमेंट नीचे चला गया दोस्त आपका, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है कि आखिरकार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो है कैसी। लेयर ऑफ इंटरनल पार्ट, यानी कि आंतरिक, आंतरिक भागों की परत। ठीक है, देखो ध्यान से। स्विज नाम के एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बड़े ही आसान तरीके से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं 3 भागों में? इन्होंने कहा कि घनत्व का जो नियम है वो इस बात को कहता है कि कोई भी, जैसे सेंटर है, सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो सेंटर पर तो ग्रेविटेशन ज्यादा होगा। क्लियर है ना? सेंटर पर ग्रेविटेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा। और जब सेंटर पर ग्रेविटेशन ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में जो सबसे भारी पदार्थ होंगे वो कहां होंगे? सेंटर के आसपास होंगे। ठीक है ना? वो कहां होंगे? सेंटर के आसपास होंगे। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे मटेरियल कैसा होता जाएगा? हल्का होता चला जाएगा। इतना आपके अंदर कॉमन सेंस है और आपको इतना आता भी होगा। मैंने क्या कहा, बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे कोई भी चीज है, ये इसका सेंटर है, तो सिंपल सी बात है, इसके आसपास क्या होगा? यहां पर भारी पदार्थ होंगे, राइट? यहां पर कैसे होंगे? यहां पे भारी पदार्थ होंगे, यहां पे फिर और हल्के हो जाएंगे, यहां जाके और हल्के हो जाएंगे, हाँ या ना? भाई जैसे जैसे सेंटर से हम दूर की तरफ जाते जाएंगे ऐसी स्थिति में क्या होता चला जाएगा? ऐसी स्थिति में क्या होता चलाएगा? तो आपका आंसर होगा ऐसी स्थिति में सर मटेरियल हल्का होता चला जाएगा। तो इसका मतलब सबसे हल्के पदार्थ कहां पर होंगे? पृथ्वी की सतह पर होंगे। और सबसे भारी पदार्थ कहां पर होंगे? सबसे ज्यादा हैवी मटेरियल कहां होगा? अर्थ के सेंटर पर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जल्दी से कमेंट करिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जल्दी से कमेंट करिए। आनंद नाम से कम अब तक 18 से 20 कमेंट आ चुके हैं, है ना? अभी रुको। वो निकालिए क्रोम। हाँ। हम्म। 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 एक मिनट रुको। आपको पता ही है कि जब फसल खेत में बोई जाती है तो बड़ी लहलहाती फसल होती है, बहुत प्यारी सी फसल होती है। कुछ घास कूड़े भी होते हैं, है ना? तो पहले उनका इंतजाम कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ है?
अभी 1 मिनट रुको। रंजना नाम से कमेंट आ रहा है पूरा। अब भगवानी मालिक इन्होंने क्या लिखा हुआ है ये? पूरा हॉर्स पढ़ाओ सर। क्लास छोड़ दी क्या मैंने? मैडम क्लास छोड़ दी क्या मैंने? क्लास में खड़ा हूं ना। जरूरी है कमेंट करना। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। इतना दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब, इतना दिमाग खराब हो जाता है। फिर से कमेंट आया इनका। चलो और दिखाते हैं इसमें। एक कहां गया ये, बार बार कमेंट कर रहा था। आपकी बुक, आपकी बुक, बुक, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई। अब देखो अर्पित ने देखो क्या कमेंट लिखा हुआ है, लैंग्वेज देखो। बकार पढ़ाता है। कितना घटिया और नीच इंसान है यार तू। तुझे नहीं समझ आ रहा तो डाउट पूछना, किसने मना किया? और आनंद तू ये बार बार कमेंट कर रहा है कि बुक बताओ, अपनी बुक बताओ। ये 1200 1500 2000 जो भी फीस तूने पे करी, इतनी बड़ी फीस देने के बाद में, और तू ये बैच में से नहीं पढ़ पा रहा है। तो अगर मैं तुझे बुक बता भी दूंगा तो बुक में से तू क्या उखाड़ देगा? क्या गारंटी इस बात की कि बुक पढ़ के तू कलेक्टर बन जाएगा? हद होती है बेशर्मी की। डेली के डेली 10 15 मिनट टाइम डेली के डेली खराब करवाना क्या है मतलब यार? कैसे इंसान हो? कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है कि जो टॉपिक चल रहा है, इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो समझ में कम आ रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, उससे रिलेटेड डाउट पूछेंगे हम कि सर ये वाला डाउट बता दो, मेरा ये यहां से समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ा दो, बात खत्म हो जाती है। घटिया हरकतों पे क्यों उतर आते हो? और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या नाम है, इस टाइप की तुम्हारी हरकतों से तुम जिंदगी में सिलेक्शन ले लोगे? मतलब जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पर बात करो, डाउट पूछो, किसने मना किया है? दिमाग जब तुम्हारा पढ़ाई में लग ही नहीं रहा तो कहां से पढ़ोगे, मुझे ये बताओ। लाओ मैं भी, अब टाइम खराब मैं भी करता हूं, चलो आओ बातें करते हैं, पढ़ा दिया। बताओ कैसे हो सारे लोग, जिंदगी में क्या चल रहा है? चलो जब तुम जिस चीज से खुश हो ना, वही काम करते हैं। कोर्स वोर्स होता रहेगा, मैं डेली क्लास में आया करूंगा, क्लास में आने के बाद, ठीक है, डेली की डेली तुमसे बातें किया करूंगा कि और कैसे हो आप बताओ, मैं वहां घूमने गया था, वहां ये हो गया था, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, ये सब बातें किया करेंगे, टॉपिक की बात नहीं किया करेंगे। पूछो किसको, किस बुक का नाम पूछना है, क्या करना है, क्या है, बताओ, चलो करते हैं आज इसी काम को करते हैं। भाई पेपर में यही चीजें तो आनी है, और ये चीज जरूरी है। यही चीजें तो जरूरी है, यही तो आपके पेपर में आनी है। और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपकी शादी वगैरह वाले पूछेंगे, तो वो तो आपके पेपर में आना ही नहीं है। तो उस पर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? मैं यहां समझा रहा था कि जो एडवर्ड स्विज नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि घनत्व का नियम इस बात को कहता है कि जो पृथ्वी का केंद्र है, उस पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ क्या होगा? भारी पदार्थ होगा। जैसे जैसे बाहर की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? पदार्थ हल्का होता चला जाएगा। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। और ऐसा किसके कारण होता है? तो आपका आंसर होगा ऐसा होता है घनत्व के नियम के कारण। तो जो एडवर्ड स्विस थे, उनके दिशा निर्देश पर या उनके कहने पर यह माना गया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, मानकर चलो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के इसमें से अगर एक कट बाहर निकाल लिया जाए, तो उस कट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 3, 3 में डिवाइड कर सकते हैं।
बात बराबर है। कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 3 में डिवाइड कर सकते हैं। अब मुझे यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी पदार्थ कहां मिलेंगे? तीनों में सबसे ज्यादा भारी पदार्थ कहां मिलेंगे? तीनों में सबसे ज्यादा भारी पदार्थ कहां मिलेंगे? पहले वाले में, दूसरे वाले में, या तीसरे वाले में? वेरी गुड, सारे लोगों का करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है, तीसरे वाले में क्या होगा? हैवी मैटर मिलेगा, भारी पदार्थ मिलेंगे। तो इसी बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट बताया गया क्रस्ट, जिसको हिंदी में कहा गया भूपरपर्टी। दूसरा भाग था इसी में मेंटल, इसको मेंटल ही कहा जाएगा। और जो तीसरा भाग बताया वो बताया कोर, या इसी को कहा जाएगा केंद्र। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया। देखो ध्यान से, ये 0 किलोमीटर वाला भाग है, और यहां से ये कहां तक होगा? तो आंसर होगा 30 किलोमीटर तक होगा। ये 2900 किलोमीटर तक होगा। ये होगा 6371 किलोमीटर तक। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर में फॉल्ट है ना। हम ये बोल देंगे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है ना। हम ये बोल देंगे कि इस टीचर को पढ़ाना नहीं आता है। हम ये बोल देंगे कि टीचर बेकार है। तो मुझे एक बात बताओ, इससे सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा? आप अपनी अंतर आत्मा से एक बार ये जरूर पूछना कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को समझने के लिए आपने कितना प्रयास किया। एक बार आप अपने आप से पूछना इस बात को। आपने उस टॉपिक को समझने के लिए कितना प्रयास किया? क्या बाकी में आपने प्रयास किया था? मैं आपको एक चीज बता दूं, अब तक इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी। इंडियन ज्योग्राफी आपको इसलिए समझ आ रही थी क्योंकि सारे के सारे शब्द वहां पे सुने हुए थे। अब यहां पे हर एक शब्द सुना हुआ नहीं आएगा। तो याद रखना इस बात को, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं चीजें समझ आती हैं। और अगर इतना ही आसान होता कि भाई साहब मैं तो मस्त बैठा हुआ हूं पुष्पा बन के, और टीचर सामने जो खड़ा हुआ है ना वो एकदम घोल के पिला देगा, तो भाई साहब बेरोजगारी होती नहीं, सारे लोग जॉब पर होते। ठीक है। अब जैसे सचिन ने बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ है, हमको तो नोट करने से और समझने से टाइम ही नहीं मिलता। ये बात हकीकत है। पढ़ने वाले स्टूडेंट कमेंट करता ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है लेना देना। वो चुपचाप साइड में बैठ के पढ़ रहा होता है, मस्त तरीके से बोले गुरुजी पढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांट दिया गया। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो ध्यान से, इनको नंबर कर देते हैं 1 2, और ये वाला हो जाएगा 3। पहला वाला जो भाग है इसको कहा गया क्रस्ट। ठीक है। पहला वाला जो भाग है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया क्रस्ट। क्रस्ट वाले भाग की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्रस्ट वाला भाग जो है, मैं लिख सकता हूं ये सबसे ऊपरी भाग होता है। ये क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसको कहा जाता है सर सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका और इसमें एल्यूमिनियम, ये दोनों ही कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। दोनों ज्यादा पाए जाते हैं।
इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है, सियाल कहा जाता है। ये वाला नाम दिया जाता है क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम कैसे होते हैं, इस वाले भाग में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो महाद्वीपीय क्रस्ट होती है, एक क्रस्ट कौन सी होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट, और एक होती है महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट का मतलब जिस पर महाद्वीप है, और महासागरीय क्रस्ट का मतलब जिसके ऊपर महासागर है। इसकी मोटाई 35 किलोमीटर होती है, इसकी मोटाई 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। ओके, बात क्लियर है यहां तक? तो ये कौन सा भाग हो गया, क्रस्ट वाला भाग हो गया। अगर ये देखा जाए पृथ्वी के आयतन को अगर 100% में डिवाइड कर लिया जाए तो ये वाला भाग जो है ये होता है लगभग 0.5 से लेकर के 1% होता है। अब आ जाओ मेंटल वाले पार्ट पे। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक है, ये है सर 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। और इसमें ज्यादा पाया जाता है सिलिका, और इसमें ज्यादा पाया जाता है सर मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम इसमें क्या होता है सर, ज्यादा है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को सीमा कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सीमा कहा जाता है। 83% भाग होता है ये पृथ्वी के आयतन का, यानी सबसे बड़ा भाग यही होता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा भाग जो है वो यही होता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूंगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाएगा इसको, और इसको ओशियनिक क्रस्ट कहा जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक है, ये है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। यहां पर क्या होता है, यहां टेम्परेचर होता है ज्यादा। ठीक है, यहां टेम्परेचर कैसा होता है, ज्यादा। इसी वजह से यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर मैग्मा पाया जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसी वजह से यहां पर मैग्मा पाया जाता है। पहले ये बताओ, यहां तक जिसका जो डाउट है पहले डाउट पूछ लो। डाउट पूछो, किसका क्या पार्ट है। तालिब का कमेंट आ रहा है, पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगा। आपने अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने पूरा याद कर लिया है, वेरी गुड। कोई ना कोई ना, यही। मैग्मा क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है चट्टानों का तो चट्टाने पिघल कर, है ना, वो देखा आपने सड़क बनती है तब टारकोल होता, पहले यूज किया जाता था टारकोल जिसे कहा जाता था, ब्लैक कलर का, उसको गर्म कर दिया जाता था तो वो एक हलवे जैसा हो जाता था, ना तो पतला ना गाढ़ा, मतलब ना ठोस। सेम ऐसी ही कुछ बन जाता है, एक फ्लूइड बन जाता है जिसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, सर ये मेंटल में सीमा क्या है, मेंटल में सीमा कुछ नहीं है, मेंटल का ही दूसरा नाम है सीमा। मेंटल को सीमा कहा जाता है। मेंटल को सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। यहां तक जिसका जो डाउट है जल्दी डाउट पूछ लो। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोग यहां पे डाउट में होंगे कि सर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, बट मैग्नीशियम का सिंबल तो Mg होता है, तो आपने MAQ लिखा हुआ है।
यहां सिंबल नहीं उठाया हुआ, स्पेलिंग उठाई हुई है, स्पेलिंग के फर्स्ट टू लेटर उठाए हुए हैं, इस वजह से यहां पे एम ए लिखा हुआ है ना कि एम जी। ओके सर, 83% क्या है? अगर पृथ्वी के आयतन को हमने मान लिया कि पृथ्वी का जो आयतन है पूरी पृथ्वी का वो 100% है, तो 100% में 83% योगदान किसका है? तो आंसर होगा मेंटल का है। इस हिसाब से हम यूं कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा भाग है। बात क्लियर है यहां तक? ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है। ओके, सेम ऐसे ही जैसे यहां पे सिलिका और एल्युमिनियम ज्यादा होता है, यहां सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। अगर केंद्र वाले भाग की बात करूंगा मैं, तो यहां पर निकिल और फेरस यानी निकिल और लोहा ज्यादा होता है, तो फिर इस वाले भाग को कहा जाता है निफे। इसको क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। कृपाल पूछ रहे हैं सर, अर्थ का रेडियस तो 2400 किलोमीटर है ना? शाबाश मेरे शेर, वेरी गुड। नासा में वैकेंसी निकली हुई, चला जा जल्दी वहां पे जाके इंटरव्यू में उनको ये बताना कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो 2400 किलोमीटर है। क्या पता कुछ बढ़िया हो जाए, है ना? और कोई डाउट? सर ग्रेनाइट और, पहले तो ग्रेनाइट की स्पेलिंग गलत है, ग्रेनाइट और लावा में क्या डिफरेंस है? जब लावा ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो वो ग्रेनाइट चट्टान को बना देता है। सर कॉन्टिनेंट तो 35 किलोमीटर है और क्रस्ट 30 किलोमीटर है। एक्चुअल में यहां पे होगी ये 8 से 10, यहां होगी 70 किलोमीटर तक, यहां होगी 35 किलोमीटर तक, तो इसका एवरेज निकाला है तो एवरेज इसका 30 मान लिया जाता है। बिल्कुल सौरभ, केंद्र को ही करोड़ कहा जाता है। कोई डाउट यहां तक? क्या लिख रहा है? ट्रैक्टर की जीके की क्लास कब चलती है आपकी? ट्रैक्टर की कौन सी जीके की क्लास चलेगी? क्या लिख रहा है? थोड़ा सही से लिख ले। क्लियर है यहां तक? कल की क्लास में हम सीखेंगे यहीं पे अगले पॉइंट में कि जो एक और हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक और हम वर्गीकरण की बात करेंगे, जहां पढ़ेंगे हम स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बैरी मंडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और जितने भी ये अराजक तत्व तो यहाँ बैच में आ गए हैं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, सुधर जाओ। जानबूझ के टाइम खराब मत करवाया करो, आपका लॉस हो रहा है, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, रोते पीटते सिलेबस पूरा होगा ही होगा, हर हाल में होगा। ये जो है, अभी आपका ये चैप्टर चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 15 क्लास और बची हुई होंगी, उसके बाद आपका सिलेबस फिनिश कर दूंगा मैं। और सिलेबस फिनिश करने के बाद तुम अपने घर, मैं अपने घर, फायदा क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि वो डेली के डेली जो क्लास कर रहा है, उस क्लास में टारगेट अपना ये बनाए कि आज की क्लास में जाकर मैं ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करूंगा, और मैंने कितना आज की क्लास में सीखा, लास्ट में उसको डेली की डेली ये भी अपना आउटपुट निकालना चाहिए। तो फिर आपको फायदा है बैच परचेज करने का और आगे ऑनलाइन स्टडी करने का। और अगर आपके जीवन का उद्देश्य बस इतना रह गया है कि जो भी नया बैच आ रहा है मैं उस बैच को परचेज कर लेता हूं और फिर क्लास में पढ़ने की बजाय दे कमेंट और दे कमेंट और दे कमेंट करता हूं,
तो मैं सच बता रहा हूं, आप अपना लॉस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने घर वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि घर वालों ने पैसा जो आपको दिया हुआ है वो इस उम्मीद पे दिया हुआ है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे और एक दिन आप उनका सहारा बनोगे। मैं थक चुका हूं आप लोगों को समझा समझा के, काफी पुराने स्टूडेंट होने के बाद भी ये हरकतें होती हैं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और दो लड़कियों का कमेंट आ रहा है कि कम से कम 1 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए। तो इतना भी तो हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए कि कम से कम ये अभी खड़ा हुआ है टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, तो हम शांत रहें, हम अपनी पढ़ाई करें। आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हो, आप अपनी बचकानी हरकतों से बाहर निकल कर आओ। कल को आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का पद होगा, आप निभा पाओगे उस जिम्मेदारी को? आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाना सीखो कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप कम से कम कमेंट करो और टीचर का अटेंशन डाइवर्ट ना करो। और आप खुद सोचो, अगर आप मेरी जगह आप हो और आप यहां खड़े होके पढ़ा रहे हो, एक कमेंटर है हिंदी में कराओ, दूसरा इंग्लिश में कराओ, समझ नहीं आया, और जैसे कुमारी पूछ रही है सर जी ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या, अब इनको ये प्रूव कराओ कि नहीं जी लाइव है ना। अब मैं यहाँ डांस करके दिखाऊं कि नहीं जी लाइव है, देखो पूरी बॉडी हिल रही है मेरी, तो भाई साहब फिर पढ़ाएगा क्या टीचर? फिर तो तुम ही लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। और कमेंट इग्नोर कर दो तो भाई साहब सबसे बड़ी गलती वो होती है, कमेंट इग्नोर कर दिया, क्योंकि फिर क्या होगा, पूरी स्क्रीन पे एक ही कमेंट दिखेगा। कल की क्लास क्या हुआ? हाँ? कल की क्लास में देखते हैं कौन कमेंट करता है, फिर देखो यहां से कैसे भाई साहब भर भर के ब्लॉक करवाता हूं मैं। ठीक है।